हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम थेफ्ट यानी चोरी को समझते हैं। चोरी की परिभाषा क्या है, चोरी के लिए कितनी सज़ा दी जा सकती है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चोरी की परिभाषा। तो धारा 378 यानी 378 में जो है चोरी को परिभाषित किया गया है। हाँ, इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चोरी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर जो है 17 यानी अध्याय 17 आईपीसी के तहत पढ़ेंगे। तो इसमें जो धारा 378 से लेकर 382 तक में जो है थेफ्ट यानी चोरी से संबंधित जो अपराध है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 378 में जो है चोरी को परिभाषित किया गया है और 379 में जो है चोरी यानी साधारण चोरी के लिए जो है दंड दिया गया या पनिशमेंट दी गई है। और जो धारा 380, 381, 382 है, इसमें जो है चोरी का जो है गंभीर रूप दिया गया है या गंभीर रूप के मतलब गंभीर रूप दिया गया है, जिसमें जो है चोरी के अपराध के लिए है जो ज़्यादा सज़ा या ज़्यादा दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं धारा 378 को कि धारा 378 में चोरी की क्या परिभाषा दी गई है। तो धारा 378 में जो चोरी की परिभाषा दी गई वह इस प्रकार है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम यानी मूवेबल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता या कहा जाता। तो यहाँ पे जो चोरी की परिभाषा दी गई है वह जो है बहुत छोटी सी परिभाषा दी गई है, लेकिन जो है इसमें जो है इसके हम जो एलिमेंट्स होंगे यानी चोरी के जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं उसको जो है अलग अलग जो है इस परिभाषा से ही निकाल कर हम पढ़ेंगे कि चोरी का अपराध गठित करने के लिए जो है क्या क्या आवश्यक तथ्यों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं चोरी जो है किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तो चोरी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, यानी कि कोई अचल संपत्ति जो है चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती है। आगे जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं यानी धारा 378 में जो है 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे चोरी का अपराध है तो चोरी का अपराध और किन किन परिस्थितियों में हो सकता है उसको और स्पष्ट करने के लिए जो है किसी भी धारा में जो है स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। तो धारा 378 में जो है 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और जो है इसमें जो है इलिस्ट्रेशन यानी दृष्टांत जो दिए गए उदाहरण वो टोटल जो है 16 उदाहरण दिए गए हैं धारा 378 के तहत चोरी के अपराध को स्पष्ट करने के लिए। तो जो है चोरी का अपराध जो है पहला एलिमेंट्स मिलता है कि चोरी का अपराध जो होता है वो चल संपत्ति के विरुद्ध होता है, यानी जो संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, वे मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है आईपीसी की धारा जो है 22 में जो है परिभाषित किया गया है। तो उसको अभी हम जब एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे तो अलग से जो है इसकी चल संपत्ति की क्या परिभाषा दी गई है जो धारा 22 में दी गई है आईपीसी में उसको समझेंगे। दूसरा जो है चोरी के लिए जो एलिमेंट है वह दिया गया है कि संपत्ति का किसी व्यक्ति के कब्जे में होना, यानी जिस प्रॉपर्टी की चोरी हो रही उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दूसरा जो मिलता है पजेशन यानी कब्जा। जो चोरी का अपराध होता है यानी थेफ्ट का अपराध होता है वो कब्जे के विरुद्ध अपराध होता है, यानी पजेशन के विरुद्ध अपराध होता है, ना कि ओनरशिप के विरुद्ध अपराध होता है। अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है, भले ही वह उसका मालिक ना हो, लेकिन वह उस व्यक्ति के कब्जे में है और उस व्यक्ति के कब्जे में से उस संपत्ति को लेना जो है वह चोरी का अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट मिलता है कि जो चोरी का आवश्यक तत्व है वो है कब्जा यानी पजेशन। तो चोरी का अपराध जो है ओनरशिप के विरुद्ध नहीं है, ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है।
तीसरा जो एलिमेंट है चोरी का वो ये है कि बेईमानी पूर्ण आशय, यानी उस संपत्ति को जो लेने का आशय होता है वह यानी इरादा वो बेईमानी पूर्ण होता है, यानी डिसऑनेस्टली होता है। धारा 24 आईपीसी में बेईमानी पूर्ण आशय यानी डिसऑनेस्टली को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट है, अगर मतलब कि जो संपत्ति है उसको हटाते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है तो यह चोरी का अपराध नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो संपत्ति हटाई जा रही है हटाते समय ही बेईमानी का यानी बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, यानी बेईमानी का इरादा होना चाहिए बेईमानी से उस संपत्ति को लेने का, तभी चोरी का अपराध होगा। अगर संपत्ति लेते समय बेईमानी का आशय नहीं था, यानी बेईमानीपूर्ण इरादा नहीं था कि इसको हम बेईमानी से किसी व्यक्ति से ले लें, तो चोरी का अपराध नहीं होगा। संपत्ति को हटाते समय, अगर संपत्ति को हटाने के बाद जो है बेईमानीपूर्ण आशय आ जाता है लेकिन संपत्ति को हटाते समय जो है बेईमानी का पूर्ण आशय नहीं था, तो यह चोरी का अपराध नहीं होगा। भले ही दूसरा कोई अपराध हो, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो सकता है लेकिन चोरी का अपराध नहीं हो सकता। चोरी के अपराध के लिए जो बेईमानीपूर्ण इरादा है वह संपत्ति को हटाते समय ही होना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा जो आवश्यक तत्व मिलता है वो बेईमानीपूर्ण आशय मिलता है। चोरी का जो चौथा आवश्यक तत्व है वह संपत्ति का हटाया जाना, यानी किसी व्यक्ति के कब्जे में जो संपत्ति है उसको हटाया जाना, यानी संपत्ति का हटाया जाना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है संपत्ति का जो है जो पूरी तरह से हटाया जाना आवश्यक नहीं है। संपत्ति को जो है रंच मात्र भी हटाया जाना चोरी का अपराध हो जाएगा। भले ही जो है चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वह उस संपत्ति को उठाकर जो है ना ले जा पाए, लेकिन अगर उसने संपत्ति को जो है थोड़ा सा भी हटाया है, वो जिस स्थान पर कोई प्रॉपर्टी रखी है, कोई संपत्ति रखी है, चाहे वो किसी व्यक्ति की अंगूठी हो, घड़ी हो या कुछ और चीज़ है, अगर बेईमानीपूर्ण आशय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है, जो है बेईमानीपूर्ण आशय से लेने से, भले वो उसको उठा के नहीं ले गया तब भी जो है चोरी का अपराध हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे चोरी का जो है पांचवा जो आवश्यक तत्व मिलता है वह मिलता है उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कंसेंट के बिना। जो वो संपत्ति हटाई जा रही है वो संपत्ति जिसकी है या जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसको जो है उस व्यक्ति की सम्मति यानी कंसेंट के बिना जो है हटाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे चोरी का अपराध गठित करने के लिए जो है 5 आवश्यक तत्व होना आवश्यक है। अगर इन पाँचों आवश्यक तत्वों में से एक भी जो है जो तत्व है वो नहीं रहेगा तो जो है चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे चल संपत्ति होनी चाहिए यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है वो है कि संपत्ति मतलब किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, जो लावारिस संपत्ति होती है जिसका कोई भी मतलब कि किसी के भी कब्जे में नहीं होती है, उसकी चोरी नहीं होती है। तीसरा है बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, यानी उस संपत्ति को चुराने का जो है आशय होना चाहिए बेईमानी से। और चौथा जो है संपत्ति को हटाया जाना, और संपत्ति को हटाया जाना आवश्यक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाना आवश्यक है। पांचवा जो आवश्यक तत्व है मतलब उस व्यक्ति की सम्मति यानी कंसेंट के बिना हटाया जाना चाहिए। अगर किसी की सहमति से कोई संपत्ति हटाई जाती है तो वहाँ पे चोरी का अपराध नहीं होगा। अब इन चोरी के पांचों जो है आवश्यक जो तत्व हैं इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक तत्व को बहुत जो है डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।